हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBS स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ भारत के भूगोल के बारे में। इससे पहले के पार्ट मैंने कवर करके रखा था, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें बाह्य हिमालय के बारे में आज डिस्कस करूँगा। कल तक का जो वीडियो मैंने कवर किया था उसमें लघु हिमालय तक कवर कर रखा था। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तो हम बात करेंगे बाह्य या शिवालिक हिमालय के बारे में आज। इसका निर्माण अगर हम कहें कैसे हुआ, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ, बाह्य या शिवालिक हिमालय का। अगर इसमें हम बात करेंगे क्या क्या प्रसिद्ध है, तो देहरादून है इसी पे, कोटलीदून भी हमारा शिवालिक हिमालय के अंदर ही आता है, और पाटलीदून भी हमारा शिवालिक अंदर के आता है। यानी शिवालिक हिमालय पर हमारे कौन कौन से पर्यटन स्थल स्थित हैं? देहरादून हुआ, कोटलीदून हुआ या पाटलीदून हुआ, तीनों ही हमारे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के अंदर स्थित है। और बाह्य हिमालय का अगर हम निर्माण की बात करेंगे तो ये चट्टानों द्वारा लाए गए अवसादों से ही हमारा नदियों के जो भी उद्गम होता है हमारा हिमालय से ही होता है। तो उसी द्वारा जो अवसाद लाए गए निक्षेपों द्वारा ही हमारा शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई मैक्सिमम हमारा 900 से 1100 मीटर मिलती है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलती है। वहीं हम बात करेंगे हिमालय का यह सबसे बाह्य हिस्सा है, यानी सबसे बाह्य हिस्सा होने के कारण इसे ही बाह्य हिमालय भी कहते हैं या शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इसकी अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो दून जो हमारा होता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच स्थित घाटी होती है उसी को हम दून बोलते हैं। तो देहरादून हुआ, पाटलीदून हुआ या कोटलीदून हुआ, ये सब हमारे शिवालिक हिमालय में स्थित हैं। ये मैप पर आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन कैसे हुआ, यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करें पंजाब हिमालय का हमारा विभाजन सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य स्थित भाग को ही हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। यह लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो सतलज नदी से काली नदी के बीच में फैला हुआ है। इसका लगभग 320 किलोमीटर तक ये फैला हुआ। नेपाल हिमालय के बारे में बात करेंगे, काली और तीस्ता नदी के बीच में ये 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। वही हम असम हिमालय के बारे में बात करेंगे, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 720 किलोमीटर ये फैला हुआ। हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये जो बीच का भाग है ये हमारा पंजाब हिमालय है। ये बीच का भाग हमारा क्या है, ये कुमायूं हिमालय है। और इधर बीच के भाग को हम नेपाल हिमालय, इधर के ये बीच भाग को हम क्या बोलेंगे, असम हिमालय। तो इसको शॉर्ट नाम से आप याद कर सकते हैं। प्रादेशिक अगर विभाजन के रूप में पूछा जाए हिमालय का कितने भागों में हुआ, तो 4 भागों में हुआ था। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है। नदियों की बात करेंगे तो ये हमारा सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। कुमायूं हिमालय की बात करेंगे सतलज से लेकर काली नदी के बीच में हमारा कुमायूं हिमालय है। काली से लेकर तीस्ता तक हमारा नेपाल हिमालय है, और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक हमारा असम हिमालय का विस्तार है। याद रखना है इसको। आगे बात करेंगे भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में, तो नुब्रा घाटी, मुरखा घाटी, ये सब हमारे लद्दाख में स्थित है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, शांगला, लाहौल स्पीति या पिन वैली, ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख घाटियाँ हैं। इनको जरूर तैयार कर लेना, प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से। नेलांग, फूलों की घाटी, ये 2 घाटियाँ हमारा उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग और फूलों की घाटी को हम उत्तराखंड में देखते हैं। यही युथांग घाटी की बात करेंगे तो ये हमारा सिक्किम में एक घाटी स्थित है जिसका नाम है युथांग। युथांग घाटी हमारा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है।
नेवरा हमारा बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल यानी दार्जिलिंग में स्थित है। नेवरा घाटी हमारा कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग पर स्थित है। आगे बात करेंगे शांत घाटी हमारा कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। शांत घाटी हमारा कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। वहीं जुकू घाटी की बात करेंगे तो हमारा नागालैंड में स्थित है। चुम्बी घाटी के बारे में बात करूंगा तो यह सिक्किम में स्थित है। इसका अगर हम बात करेंगे तो बाउंड्री पे स्थित है, जैसे भारत, भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु पर ही हमारा चुम्बी घाटी स्थित है। बराक घाटी के बारे में बात करूंगा तो यह असम में स्थित है। बराक नदी यानी बराक घाटी पर ही स्थित है, बराक नदी के किनारे असम में जो है। अराकू घाटी की बात करेंगे तो ये हमारा विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है, अराकू घाटी। आगे बात करेंगे भारत के प्रमुख हिमनदों के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से हिमनद है उसके बारे में बात करूंगा। बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोना पानी, ये तीनों ही हमारे हिमनद हमारे कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लद्दाख में बात करेंगे तो सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन कहलाता है, जो कि लद्दाख में स्थित है। उत्तराखंड के हिमनदों के बारे में बात करूंगा तो गंगोत्री हुआ, यमुनोत्री हुआ, मिलाम हुआ, पिंडारी हुआ। 4 हिमनद हमारे कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। कौन सा हुआ? गंगोत्री हुआ, यमुनोत्री हुआ, मिलाम हुआ या पिंडार। यह सब हमारे कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सिक्किम में एक हमारा हिमनद स्थित है जिसका नाम है जेमू। जेमू हिमनद हमारा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ये सब हिमनद को याद कर लेना। आगे बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में तो भारत के प्रमुख दर्रे कहाँ पर, कौन सा दर्रा स्थित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा काराकोरम हुआ, खारदुंगला, जोजिला, चोंग, ये सब हमारे लद्दाख में स्थित है। वहीं हम बात करेंगे पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, 3 हमारे दर्रे हैं, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ये सब हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। वहीं हम बात करेंगे शिव किला, बारालाचा, रोहतांग, यांगजी और डेवशा, ये सब हमारे प्रमुख दर्रे कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिवकिला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से सतलज नदी का एंट्री होता है भारत में, इसलिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो शिवकिला दर्रा जरूर याद कर लेना, हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट रहने वाला। अभी आर का जो पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का 27 जुलाई का 2025 में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है इनडायरेक्टली ये। आगे बात करेंगे माना, नीति, लेपुलेख, मुलिंगला, ये सब हमारे उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात करेंगे नाथुला, जलेपला, ये 2 दर्रे हमारे सिक्किम में स्थित है, नाथुला, जलेपला। वहीं हम बात करेंगे बोमडिला, दीपू, शेला, यांग्याप और पांगसाड, ये सब हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। आगे बात करेंगे तुजू, हमारा मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजू है, जिसको याद कर लेना। आगे बात करेंगे थालघाट, बोरघाट, ये 2 दर्रे हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, पश्चिमी घाट पर स्थित है, इनको जरूर याद कर लेना। थालघाट और बोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है। और पालघाट की बात करेंगे तो हम केरल में पश्चिमी घाट पर ही स्थित है। महाराष्ट्र में हमारा थालघाट, बोरघाट और केरल में हमारा पालघाट, इनको जरूर तैयार कर लेना। सभी दर्रे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में मैच द फॉलोइंग में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आप उठाकर देख सकते हैं। आगे बात करेंगे भारत के उत्तरी मैदान के बारे में बात करेंगे तो उत्तर भारत का मैदान के बारे में बात करेंगे तो नदियों द्वारा लाए गए जड़ोड़ निक्षेपों से निर्मित है ये हमारा उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान हमारा कैसा निर्माण हुआ? तो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से ही हमारा उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ। जलोढ़ निक्षेप के अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर ही हो सकती है। उत्तर भारत के मैदान में हमारे सघन जनसंख्या पाई जाती है, सघन क्षेत्र पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा लोग निवास करते हैं।
अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये हमारा उत्तर भारत का मैदान। विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र का विस्तार है। लगभग 3200 किलोमीटर में ये फैला हुआ है हमारा उत्तर भारत का मैदान। चौड़ाई की बात करेंगे लगभग 150 से 300 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है उत्तर भारत के मैदान की। उत्तर से दक्षिण विभाजन करेंगे तो भाबर, तराई और जड़ोड़, यानी अगर हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण के बारे में 3 भागों में बांटा गया, भाबर, तराई और जलोड़। ये 3 भागों में हमारे उत्तरी विशाल मैदान का विभाजन होता है, भाबर, तराई और जलोड़ में। भाबर के क्षेत्र के बारे में, भाबर के क्षेत्र के बारे में बात करूंगा तो यह शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई एक पट्टी शिवालिक मैदान के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। यह क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंकड़ीले पथरीले टाइप के पत्थर पाए जाते हैं जो कि नदियों द्वारा बहाकर छोटे छोटे निक्षेपों द्वारा लाया गया होता है। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित होता है भाबर का क्षेत्र। इसीलिए यहाँ पर कभी कभी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त होने का तात्पर्य यही है कि छोटे छोटे पत्थर टाइप में पड़े होते हैं, उसके नीचे से नदियाँ फ्लो होती हैं। आपको नहीं दिखाई देगा नदियाँ किधर से निकल रही हैं। अगली क्षेत्र का बात करेंगे हम तराई क्षेत्र का। तो तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो भाबर के दक्षिण भाग में यह स्थित होता है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आपको मिलती है। भाबर क्षेत्र में जो हमारी नदियाँ विलुप्त हो जाती थी वो तराई क्षेत्र में आपको नदियाँ दिखने लगती है। तराई क्षेत्र आपको ज़्यादातर नम और दलदली क्षेत्र के रूप में दिखाई देती है। यह क्षेत्र जंगली जानवरों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगले मैदान की बात करेंगे जलोढ़ मैदान के बारे में। तो जलोढ़ मैदान हमारा 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक बांगर जलोढ़ मैदान, दूसरा खादर जलोढ़ मैदान। बांगर जलोढ़ मैदान के बारे में बात करूंगा तो पुराने जलोढ़ से निर्मित जो मैदान होता है वो हमारा बांगर जलोढ़ मैदान होता है। यह क्षेत्र बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित होता है। उत्तरी मैदान का यह विशालतम भाग आप देखेंगे तो बांगर मैदान ही दिखता है। इसकी मृदा की बात करेंगे तो मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकड़ पत्थर टाइप के आपको दिखेंगे बांगर में। छोटे छोटे कंकड़ आपको दिखेंगे बांगर में। वहीं खादर की बात करेंगे। खादर क्या होता है? नवीन जड़ों से निर्मित जो भाग होता है वो हमारा खादर होता है। यह क्षेत्र आपको बाढ़ वाले मैदान में स्थित होता है। यह क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है। जलोढ़ मैदान के खादर की बात करेंगे तो प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है। खादर की बात करेंगे तो फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ माना जाता है यह क्षेत्र। आगे बात करेंगे उत्तरी भारत के मैदान का सामान्य विभाजन कैसे कर सकते हैं निर्माण के अकॉर्डिंग। तो निर्माण के अकॉर्डिंग हम देखेंगे पंजाब के मैदान का पहले बात करेंगे तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बीच का क्षेत्र हम पंजाब का मैदान क्षेत्र कहलाता है। वहीं गंगा मैदान के क्षेत्र की बात करेंगे तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। वहीं ब्रह्मपुत्र मैदान की बात करेंगे तो यह ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान होता है वही हमारा ब्रह्मपुत्र मैदान कहलाता है। जैसे असम वगैरह क्षेत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र से निर्मित हमारा मैदान होता है पूरा। गंगा के मैदान की बात करेंगे तो घग्गर और तीस्ता नदी के मध्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सब क्षेत्र हमारा गंगा के मैदान से निर्मित। आगे बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे तो ये उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ यानी गुजरात जो हमारे गिर की पहाड़ियाँ हैं, और दक्षिण में बात करेंगे तो इलायची की पहाड़ियाँ यानी केरल में स्थित कार्डमम की हिल्स जो है इसके बीच जो भाग होता है वो प्रायद्वीपीय पठार होता है। इसके आकार की बात करेंगे तो ज़्यादातर आपको त्रिकोणीय आकार मिलेगा। यह भाग हमारा पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित होता है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग होता है ये।
प्रायद्वीपीय पठार की ढलान की बात करेंगे तो ये ढलान इसका पश्चिम से पूर्व की ओर दिखता है, इसीलिए सभी नदियाँ हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई दिखती हैं ज़्यादातर। विभाजन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मध्य उच्च भूभाग को, तो ये नर्मदा के उत्तर स्थित होता है। वहीं दक्कन का पठार के बारे में बात करेंगे दूसरा, तो नर्मदा के दक्षिण होता है, यानी नर्मदा के उत्तर भाग को मध्य उच्च भूभाग कहते हैं और नर्मदा के दक्षिण भाग को हम क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार का भाग कहते हैं। उत्तरी पूर्वी पठार ये तीसरा नंबर होगा हमारा। प्रायद्वीपीय पठार की आगे बात करेंगे तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम मध्य में काली मिट्टी का विस्तार होता है। आगे बात करेंगे तो अनेक पठारों का पहाड़ियों से निर्मित होता है। इसके आकार के बारे में तो डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसके आकार कैसा होता है, त्रिकोणीय आकार होता है। और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई की बात करेंगे तो 600 से 900 मीटर इसकी मैक्सिमम। आगे बात करेंगे मालवा के पठार के बारे में, तो मालवा का पठार आपको ज़्यादातर काली मिट्टी के रूप में दिखाई देता है। मालवा के पठार के पूर्व में अगर देखेंगे तो बुंदेलखंड स्थित है। इसकी समग्र ढाल की बात करेंगे तो उत्तर की ओर ज़्यादातर आपको दिखाई देगा मालवा का पठार। इसके दक्षिण में बात करेंगे तो विंध्य श्रेणी की स्थित है। मालवा का पठार का निर्माण की बात करेंगे तो ये ज्वालामुखी लावा से जो निर्मित होता है। इसके पश्चिम में बात करेंगे तो मालवा के पठार के पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पर अरावली की श्रेणी स्थित है। और मालवा का पठार आपको ज़्यादातर काली मिट्टी के रूप में ही दिखाई देता है। ये बहुत ही उपजाऊ होता है कपास के लिए। मालवा के पठार के पास आप देखेंगे ज़्यादातर आपको कपास की खेती की जाती है, इसलिए काली मिट्टी यहाँ पे ज़्यादातर विस्तार होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी माना जाता है। मध्य उच्च भूभाग के बारे में बात करूँगा तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ये अवशिष्ट पर्वतों से उत्कृष्ट उदाहरण है ये पूरा मध्य उच्च भूभाग को। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो मैक्सिमम 700 से लेकर 1000 मीटर ऊंचाई इसकी देखने को मिलती है। मध्य उच्च भूभाग की अगर ढाल की बात करेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाई देता है आपको। मध्य उच्च भूभाग अगर देखेंगे तो पश्चिम में चौड़ा ज़्यादा मिलेगा और पूर्व में आप संकीर्ण होता जाएगा। मध्य उच्च भूभाग के बारे में बात करूंगा तो अधिकांश विस्तार इसका मालवा के पठार क्षेत्र में आपको मिलेगा। आगे बात करेंगे तो पूर्वी भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड स्थित है। मध्य उच्च भूभाग के पूर्वी भाग में देखेंगे तो बुंदेलखंड और बघेलखंड स्थित है। मध्य उच्च भूभाग के अगर पूर्वी में देखेंगे तो राजमहल की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर का पठार तक इसका विस्तार मिलता है। आगे अगर बात करूंगा मध्य उच्च भूभाग के पश्चिम सीमा पर अगर देखेंगे तो अरावली पर्वत स्थित है और दक्षिण सीमा पर देखेंगे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है और उत्तरी सीमा पर देखेंगे तो विंध्य पर्वत की श्रृंखला दिखाई देती है पूरी। तो ये मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश किया, उनको ज़रूर तैयार कर लेना, याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप ये सब तैयार कर लेते हैं आपको पीसीएस में बहुत हेल्प मिलता है। आगे मैं बात करूंगा बुंदेलखंड के पठार के बारे में। तो बुंदेलखंड का पठार की बात करेंगे तो इसके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य स्थित है। यहाँ पे अर्धशुष्क जलवायु प्रेजेंट होता है और यहाँ लहरदार कृषि आप नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा कृषि योग्य भूमि क्षेत्र बहुत कम माना जाता है। ये पूरा सघन अपर्दित क्षेत्र होता है और ये अगर निर्माण की बात करेंगे इस बुंदेलखंड पठार की तो ग्रेनाइट और नीच से निर्मित होता पूरा। आगे बात करेंगे बघेलखंड पठार के बारे में। तो बघेलखंड के पठार की बात करेंगे तो इसके उत्तर में सोन नदी बहती है। मैकाल श्रेणी के उत्तर में स्थित है ये पूरा बघेलखंड क्षेत्र हमारा। और इसकी निर्माण की बात करें तो ग्रेनाइट, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से यह निर्मित होता है। बघेलखंड की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, झांसी और मध्य प्रदेश में यह पूरा इसका विस्तार मिलता है आपको। आगे बात करेंगे हम छोटा नागपुर के पठार के बारे में। छोटा नागपुर के उत्तर पूर्व में देखेंगे तो राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है।
छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करूंगा तो गोंडवाना चट्टान से यह पूरा निर्मित है। इसकी विस्तार की बात करेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार मिलता है छोटा नागपुर के पठार का। छोटा नागपुर के पठार की बात करेंगे तो इस नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती है इस क्षेत्र में, तो दामोदर हुआ, स्वर्णरेखा हुआ, उत्तरी कोयल हुआ और बराकर नदी छोटा नागपुर के पठार में प्रवाहित होती है। छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात करूंगा तो दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार मिलता है और दक्षिण में बात करेंगे तो रांची का पठार आपको दिखाई देता है। छोटा नागपुर का पठार के बारे में बात करूँगा तो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे रूर क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, या पाटभूमि भी कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार के बारे में बात करूंगा तो ये खनिज से पूरा समृद्ध क्षेत्र है, पूरा लोहा, कोयला आदि यहाँ से उत्पादन किया जाता है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पश्चिम में बात करेंगे तो सोन नदी की फ्लो होता है, दामोदर नदी, स्वर्ण नदी, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदी का प्रभाव होता है। आगे बात करेंगे दक्कन के पठार के बारे में। दक्कन के पठार के बारे में बात करूंगा तो उत्तर में सतपुड़ा और मैकाल एवं महादेव पहाड़ियाँ स्थित है दक्कन के पठार के उत्तर में। वहीं बात करेंगे दक्कन का पठार हमारा बेसाल्ट, लावा और अपरदन से अपक्षय से यह निर्मित है पूरा। इसके पूर्व में बात करूंगा तो पूर्वी घाटी स्थित है और पश्चिम में बात करूंगा तो पूर्वी घाट एवं नीलगिरी के मिलन बिंदु मिलते हैं इसके पश्चिम में, और पश्चिम में बात करूंगा तो इसके पश्चिमी घाट स्थित है। आगे बात करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट के बारे में बात करूंगा तो सतह श्रृंखला यह पूरी पर्वतीय वर्षा इधर देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो अन्य नाम से इसको जाना जाता है, सह्याद्री इस क्षेत्र को भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट देखेंगे तो दक्कन पठार के पश्चिम में स्थित है। औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट के बारे में फिर बात करूंगा तो यह दक्षिण में अधिक ऊंचा मिलता है। सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे पश्चिमी घाट की तो अनाईमुडी है, जो कि अनामलाई पर स्थित है ये। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो दोद्दा बेटा है, 2633 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। आगे बात करेंगे पश्चिम घाट के बारे में तो अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम होता है। वहीं हम प्रमुख दर्रे की बात करेंगे पश्चिमी घाट में तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये 3 दर्रे स्थित है पश्चिमी घाट पर। थाल घाट एवं भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है। पाल घाट की बात करेंगे तो ये केरल में आपको देखने को मिलता है। तो ये तीनों दर्रे भी तैयार कर लेना। सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है दक्षिण भारत की, तो ये याद रखना। आगे बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। तो पूर्वी घाट की बात करेंगे तो सतत नहीं है, नदियों द्वारा खंडित है ये पूरा। औसत ऊंचाई की बात करेंगे पूर्वी घाट का तो इसका 600 मीटर मैक्सिमम ऊंचाई देखने को मिलती है। इसकी विस्तार की बात करेंगे तो महानदी घाटी से नीलगिरी तक के इसका विस्तार मिलता है पूर्वी घाट का। सबसे ऊंचा शिखर की बात करेंगे तो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट में सबसे ऊंचे शिखर की बात करेंगे तो महेंद्रगिरी है, जो कि 1500 मीटर इसकी मैक्सिमम ऊंचाई मिलती है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में बात करेंगे तो सौराय और जवादी की पहाड़ियाँ मिलती हैं। आगे बात करेंगे उत्तर पूर्व पठार मेघालय का पठार के बारे में बात करूंगा। तो मेघालय के पठार के बारे में बात करूंगा तो ये कोयला, लोहा, चूना, पत्थर आदि खनिज से समृद्ध क्षेत्र है पूरा। मेघालय के पठार के बारे में बात करूंगा तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व की पठार यानी मेघालय की पठार के बारे में बात करूंगा तो यह प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग होता है। इसके विस्तार की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के मालदा गैप से यानी राजमाल की पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के बीच इसका विस्तार मिलता है या अलगाव इसको देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में बात करेंगे तो गारो खासी जयंतिया मेघालय की पहाड़ियाँ ये पूरी स्थित है। इस क्षेत्र की बात करेंगे तो बहुत ही अपर्दित क्षेत्र है पूरा। इसका अन्य नाम की बात करेंगे तो कार्बी एंगलोंग पठार एवं उत्तर कचार की पहाड़ियाँ भी जाना जाता है इसको। इस क्षेत्र में बात करेंगे तो अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है।
आगे बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। तो अरावली पर्वत श्रेणी को अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, याद रखना। इसकी विस्तार की बात करेंगे तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में इसकी विस्तार मिलता है। इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करूंगा तो गुरशिखर है, जो कि 1722 मीटर इसकी मैक्सिमम ऊंचाई होती है। अरावली श्रेणी के बारे में बात करूंगा तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला एवं विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सबसे प्राचीन पर्वत की बात करेंगे तो अरावली की श्रेणी है। आगे बात करेंगे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ या सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र के बारे में। सतपुड़ा के उत्तर में बात करेंगे तो नर्मदा नदी का भाव है। इसकी विस्तार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ का। इसकी दक्षिण में बात करेंगे ताप्ती नदी बहती है, उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो धूपगढ़ी यानी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है ये पूरा, इसकी सर्वोच्च चोटी सतपुड़ा की। अगली पहाड़ी की बात करेंगे तो नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में। तो पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य में यानी मिलन बिंदु पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो दोड्डा बेट्टा जो कि 2633 मीटर स्थित है जब तमिलनाडु में। इसकी विस्तार के बारे में बात करूंगा तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु पर इसका विस्तार मिलता है नीलगिरी की पहाड़ियों का। तीनों राज्यों में मिलता है देखने को, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ और केरल हुआ। आगे बात करेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। यह अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था एक पूरा। यहाँ रेतीली टीले और बरखान पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पे, यानी शुष्क जलवायु प्रेजेंट होता है यहाँ पर। बहुत कम वनस्पतियाँ यहाँ पे देखने मिलती है, तो अत्यधिक वाष्पीकरण देखने को मिलता है। भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करूँगा तो नदियाँ अल्पकालिक एवं कुछ नदियाँ मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यानी इधर की नदियाँ की बात करेंगे तो बहुत ही अल्पकालिक होते हैं और मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती है। जैसे लूनी नदी की बात कर लें, सबसे बड़ी नदी यहाँ की बात करेंगे तो लूनी नदी ही है, जो कि मरुस्थल में आगे जाकर। भारतीय मरुस्थल के ढलान के बारे में बात करेंगे तो ढाल के आधार पर इसका विभाजन करेंगे तो दो भागों में इसका विभाजन कर सकते हैं, उत्तर भाग और दक्षिण भाग के बारे। उत्तर की भाग के बारे में बात करेंगे तो सिंध की ओर ढाल है और दक्षिण भाग की बात करेंगे तो कच्छ के रण की ओर ढाल मिलता है। बात करेंगे विभाजन के बारे में पश्चिमी घाट का, तो कच्छ के रण से काठीवाड़ा तक के गुजरात यानी ये एक पार्ट में डिवीजन किया गया है। दूसरा पार्ट अगर देखेंगे कोंकण तट महाराष्ट्र में जो स्थित है ये दूसरा पार्ट हुआ। और तीसरा पार्ट के बारे में बात करेंगे गोवा का तट, और चौथा पार्ट के बारे में बात करेंगे मालाबार का तट यानी केरल में। पश्चिमी घाट को 4 भागों में डिवीजन किया गया, कच्छ का रण, कोंकण, गोवा, मालाबार, ये 4 पार्ट हैं जिसमें डिवीजन किया गया है पश्चिमी तटीय को। विस्तार की बात करेंगे तो गुजरात के तट से लेकर केरल के तट तक के इसका विस्तार मिलता है। ये एक संकीर्ण पट्टी की नुमा आपकी गुजरात से लेकर केरल तक के ये पूरा फैले मिलेगा आपको। यहाँ की नदियाँ जो गिरेंगी इस साइड पश्चिम साइड में जितनी नदियाँ गिरेंगी वो डेल्टा ना बनाकर क्या बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगी, ध्यान रखना। एस्चुरी क्या होता है, एक गहरा गड्ढे टाइप का बनाएंगे। और डेल्टा क्या होता है, अपनी जमाव से लाए हुए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमा करती जाती हैं, वो ऊंचा होता जाता है, टीला टाइप का, उसी को डेल्टा बोलते हैं। दोनों में अंतर भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे पत्तने और बंदरगाह विकास के लिए अनुकूल माना जाता है पश्चिमी घाट, यानी जहाँ पे गहराई होगी वहाँ पे पत्तन और बंदरगाह जैसे चीज़ों का आप निर्माण कर सकते हैं। आगे बात करेंगे मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर व दक्षिण में चौड़ा मिलेगा आपको। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, मध्य में आप संकीर्ण देखेंगे, उत्तर और दक्षिण दोनों भाग में आपको चौड़ा दिखाई देता है। पूर्वी तटीय की वहीं बात करेंगे, पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, यानी अगर देखा जाएगा पूर्वी तट पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा मिलता है।
पत्तनों की संख्या इधर कम मिलेगी और इधर पत्तनों की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि डेल्टा का निर्माण होता है पूर्वी घाट में, तो यहाँ पे पत्तन बहुत ही कम आपको दिखाई देंगे, क्योंकि पत्तन बनाने के लिए आपको गहराई चाहिए होता। यहाँ की नदियाँ विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी पूर्वी घाट की नदियाँ जितनी भी गिरती हैं डेल्टा का निर्माण करेंगी, और पश्चिमी घाट की नदियाँ जितनी भी गिरेंगी गार्ज का यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। विभाजन की बात करेंगे, पूर्वी तट को विभाजन उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल यानी 2 भागों में विभाजन किया गया पूर्वी तट को, और वहीं पश्चिमी तट की बात करेंगे 4 भागों में विभाजन किया गया। इनको याद जरूर करना। तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है, जैसे गोवा हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ। यानी तट से लगे राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तट से हमारे 9 राज्य लगते हैं, इनको जरूर याद कर लेना। विभाजन की बात करेंगे, पश्चिमी तट, पूर्वी तट 2 भागों में विभाजन किया गया है भारतीय तट को। तट रेखा की कुल लंबाई बात करेंगे तो 7,516 किलोमीटर तट रेखा की कुल लंबाई मिलती है। मुख्य भूमि तट रेखा की बात करेंगे तो 5,422 किलोमीटर मिलता है। वहीं द्वीपीय तट को अगर जोड़ लिया जाएगा तो ये आपको 7,516 किलोमीटर मिलता है, जो कि द्वीपीय तट का अगर बात करेंगे तो 2,094 किलोमीटर कवर करता है। सर्वाधिक लंबा तट की बात करेंगे तो गुजरात है, और सबसे छोटा तट रेखा की बात करेंगे तो हमारा कौन सा? पांडुचेरी राज्य यानी गोवा में स्थित है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार हैं। ये तट से लगे हुए हमारे द्वीप हैं। आगे बात करेंगे द्वीप समूह। फिर भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा हमारा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह जो लक्षद्वीप द्वीप समूह कहलाता है। बात करेंगे लक्षद्वीप समूह द्वीप के बारे में, तो अवस्थिति की बात करेंगे तो केरल के तट से 280 से 480 किलोमीटर की दूर अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। पूर्व नाम इसकी बात करेंगे तो लकाद्वीप या मिनिकॉय, अमीनी द्वीप कहते थे। विभाजन की बात करेंगे तो इसका अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में, लकाद्वीप, मिनिकॉय सबसे दक्षिण में आपको मिलते हैं। वर्तमान में इसका नाम बात करेंगे तो लक्षद्वीप है। 1973 से ये नाम रखा गया था लक्षद्वीप। प्रवाल निक्षेप से यह निर्मित है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का अगर पूछा जाए निर्माण कैसे हुआ तो प्रवाल भित्ति या प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32 वर्ग किलोमीटर में हमारा लक्षद्वीप फैला हुआ है। द्वीपों की संख्या बात करेंगे लक्षद्वीप में तो 36 द्वीप हैं। राजधानी की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की राजधानी हमारा क्या है? कवरत्ती है। इनको जरूर याद कर लेना। लक्षद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप के बारे में बात करेंगे तो हमारा क्या है? एड्रॉट है। और भी जानकारी देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य से होकर जाती है। वहीं 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य से होकर जाती है। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल दोनों याद कर लेना, बार बार रिपीटेड की एक क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसका सबसे बड़ा द्वीप एड्रॉट है। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल ये दोनों याद करना। आगे बात करेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो द्वीपों की संख्या बात करेंगे अंडमान निकोबार में तो 550 द्वीप समूह है। अराकान योमा श्रृंखला के बारे में पूछता तो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार की अगर विभाजन किया जाए तो ये 4 भागों में विभाजन किया जाता है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार के बारे में और भी जानकारी देखेंगे तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हमारा डंकन पास स्थित है। तो डंकन पास पूछा जाता है तो किसके किससे मध्य है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य हमारा डंकन पास स्थित है।
10 डिग्री चैनल के बारे में बात करेंगे तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल के बारे में बात करेंगे तो लिटिल अंडमान कार निकोबार के मध्य स्थित है। आगे बात करेंगे तो निकोबार द्वीप समूह का विभाजन कार निकोबार, ग्रेट निकोबार 2 भागों में बांटा गया है। निकोबार को कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी की बात करेंगे तो हमारी 2 ज्वालामुखी स्थित है, एक बैरन द्वीप है, दूसरा नारकोंडम। बैरन द्वीप हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम हमारा शांत ज्वालामुखी स्थित है। इनको जरूर याद करना, ज्वालामुखी भी पूछा जाता है। आगे बात करेंगे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर शैल से निर्मित है हमारा अंडमान निकोबार। अगर अंडमान निकोबार की निर्माण के बारे में पूछा जाए तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल से हमारा निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी की बात करें जाए तो हमारा क्या है, माउंट थुलियर है, 642 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। राजधानी की बात किया जाएगा अंडमान निकोबार की तो क्या है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। सर्वोच्च चोटी की बात करा जाए अंडमान निकोबार की तो हमारा क्या है, सैंडल पीक है जो 732 मीटर मिलता है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। आगे बात करेंगे हमारा आ गया अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं, निश्चित वाहकायों यानी नदियों, नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को या अपवाह को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, यानी अपवाह तंत्र बोलते हैं। वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र बोला जाता है, यानी जितनी भी नदियाँ हमारी फ्लो हो रहे उन्हीं की जाल को हम क्या बोलते हैं, अपवाह या ड्रेनेज सिस्टम तंत्र बोलते हैं। आगे बात करेंगे भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में। तो हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र 2 भागों में बांटा गया भारतीय अपवाह तंत्र को। हिमालयी अपवाह तंत्र में आते हैं सिंधु हुआ, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, यह हिमालयी अपवाह तंत्र है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। तो हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र में सबसे पहले आता है सिंधु अपवाह तंत्र या सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका उद्गम के बारे में बात करते हैं तो कैलाश पर्वत श्रेणी बोखरचू के निकट हिमनद से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करेंगे सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में अगर देखा जाए इसकी लंबाई की बात कितनी होगी, 1114 किलोमीटर ये भारत में तय करती है और कुल इसकी लंबाई देखा जाएगा 2880 किलोमीटर है। बाकी की पाकिस्तान में इसका तय होता है। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे बड़ी पश्चिम नदी है। अगर पश्चिम में सबसे बड़ी नदी की बात किया जाएगा तो हमारा कौन सा, सिंधु नदी है। तिब्बत में इसका नाम शिंगे खम्बान या शेरमुख, जब वहाँ से उद्गम होता है इसका बोखरचू के निकट हिमनद से, तो वहाँ पर इसका नाम तिब्बत में क्या पड़ता है, शिंगे खम्बान या शेरमुख। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ के बारे में। तो दाएं तट से इसकी सहायक नदियाँ के बारे में पहले देखते हैं। तो गिलगित हुआ, श्योक हुआ, काबुल हुआ। दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, गिलगित हुआ, श्योक हुआ, काबुल हुआ। बाएं तट से इसकी सहायक नदियाँ के बारे में बात करेंगे तो पंचनद में बात करेंगे हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। तो पंचनद में हमारे सतलज हुआ, ब्यास हुआ, रावी हुआ, चेनाब हुआ, झेलम हुआ, ये सब हमारे पंचनद बाएं तट से आकर मिलती हैं। जास्कर भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, याद रखना। कभी कभी क्रम में लगाने को दे दिया जाता है सहायक नदियों के, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछ लिया जाता है, तो क्रम याद रखना। अगर देखा जाए या कराची के पूर्व में स्थित अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो सिंधु नदी का अगर पूछा जाए मोहाना कहाँ पे बनता है, तो अरब सागर में बनता है। आगे बात करेंगे इनकी सहायक नदियों के बारे में। जैसे पहले बात करेंगे हम झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी का अगर देखा जाए उद्गम स्थल तो पीर पंजाल सेड़ी के बैरीनाग झरने से होता है। तो झेलम नदी का उद्गम की बात करेंगे तो कहाँ से होता है, पीर पंजाल सेड़ी के बैरीनाग झील से या झरने से होता है। इसकी प्रमुख तटीय शहर के बारे में बात करेंगे तो श्रीनगर है, झेलम नदी पर स्थित है।
और सहायक नदियाँ की बात करेंगे झेलम नदी की, तो हमारा किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी हमारा चिनाब नदी में जाकर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, याद रखना। तो झेलम नदी का मुहाना कहाँ बनता है? चिनाब नदी में। आगे बात करेंगे चेनाब नदी के बारे में, तो इसका उद्गम स्थल, आगे बात करेंगे चिनाब नदी का, तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल के बारे में बात करें। हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के मिलन से हमारा इसका उद्गम होता है, यानी दो नदियों के मिलन से, चंद्रा और भागा के मिलन से हमारे चिनाब नदी का उद्गम होता है। अन्य नाम इसको कहते हैं तो चंद्रभागा नदी भी कहते हैं इसको। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारा चेनाब। भारत में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1180 किलोमीटर ये भारत में अपना दूरी तय करती है। आगे बात करेंगे रावी नदी के बारे में, तो रावी नदी का उद्गम के बारे में बात करेंगे तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। चेनाब नदी में इसका मुहाना होता है। अगर देखा जाए रावी नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो चेनाब नदी में इसका मुहाना है। इसकी अगर बहाव के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। तो देखा जाए रावी नदी का बहाव कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में इसका बहाव है। तो याद रखना रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के चंद्र और भागा के मिलन से हमारा चेनाब नदी का उद्गम होता है। इनका उद्गम जरूर याद रखना। वहीं अगर हम बात करेंगे झेलम नदी का उद्गम के बारे में, तो यह पीर पंजाल से अड़ी के बैरीनाग झील से होता है। और सतलज नदी की उद्गम की बात करेंगे तो हमारा कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत से अड़ी के बोखरचू के निकट हिमनद से इसका उद्गम होता है। तो ये हमारा शॉर्ट रिवीजन रहा मैप के माध्यम से, तो इनको ज़रूर तैयार कर लेना जितनी भी नदियाँ हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उसके बाद अफवाह तंत्र के बारे में बात किया। तो ये पूरा हमारा शॉर्ट रिवीजन रहा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। खासकर आप अगर यूपीपीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए रिवीजन बैच हो सकता है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ जियोग्राफी का क्विक रिवीजन में क्लास नंबर 4 है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हर कंपटीशन में बार बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख सकते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, ज़रूर देखना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने अफवाह तंत्र के बारे में कुछ डिस्कस किया था, आज मैं उससे आगे डिस्कस करूँगा। इससे पहले के वीडियो में रावी नदी तक के कवर कर लिया था, आज मैं ब्यास नदी से देखूंगा। तो ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल की बात करेंगे, रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है ब्यास नदी का उद्गम। कुल्लू घाटी से होकर बहती है ब्यास नदी हमारा, तो याद रखना कुल्लू घाटी से होकर हमारा ब्यास नदी का बहाव होता है। हरिके के पास सतलज नदी में इसका संगम है, ब्यास नदी का संगम हरिके के पास सतलज नदी में इसका संगम है, मुहाना बनाती है अपनी। वहीं अगर देखा जाए रावी नदी अपना मुहाना चिनाब नदी में बना रही थी, रखना ब्यास नदी का ब्यास कुंड से होता है। आगे देखेंगे सतलज नदी के बारे में। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मानसरोवर के निकट राक्षस साल से इसका उद्गम होता है सतलज नदी का। तिब्बत में इसको लांगचेन खम्बाम कहते हैं। ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है हमारा सतलज नदी। अगर देखा जाए शिवकिला दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करता है। सतलज नदी से क्वेश्चन पुट किया गया था, अभी आरओ का पेपर 29 जुलाई 2025 का हुआ था। भारत में सतलज नदी का प्रवेश शिवकिला दर्रा से होता है। आगे बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र हमारा पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र में एक है, या सबसे बड़ा अफवाह तंत्र का निर्माण करता है गंगा नदी।
उद्गम स्थान का बात करेंगे तो उत्तराखंड में गौमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। में इसका नाम भागीरथी था। जब यह उद्गम होता तो उसका नाम भागीरथी रहता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। तो जब ये गंगा हमारा उद्गम होता तो स्टार्टिंग में इसका नाम भागीरथी था। देवप्रयाग में ये जब अलकनंदा से मिल जाती है तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। हरिद्वार से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर। ये 2525 किलोमीटर होगा, ना कि मीटर होगा, ये गलत है। भारत की सबसे लंबी नदी है ये। बाएं तट से इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो रामगंगा हुआ, गोमती हुआ, घाघरा हुआ, गंडक हुआ, कोसी हुआ, महानंदा हुआ। बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ अगर देखेंगे तो रामगंगा हुआ, गोमती हुआ, घाघरा हुआ, गंडक हुआ, कोसी हुआ, महानंदा हुआ। ये इतने इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। वहीं दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ के बारे में बात करेंगे तो यमुना हुआ और सोन हुआ। दो नदियाँ हैं हमारे दाएं तट से मिलने वाली, यमुना और सोन। अगर इसका अन्य नाम देखेंगे तो हमारा पद्मा और मेघना। आगे बात करेंगे गंगा के पंच प्रयागों के बारे में। विष्णु प्रयाग के बारे में बात करेंगे तो अलकनंदा और धौली गंगा दोनों मिलने के बाद ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। नंद प्रयाग का बात करेंगे तो अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग होता है। आपको एक कॉमन नदी सब में दिखेगा, अलकनंदा। अलकनंदा से ही मिलेगी सभी नदियाँ। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलेगी, विष्णु प्रयाग में धौला गंगा मिलेगा, कर्ण प्रयाग में पिंडार मिलेगी, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलेगी और देवप्रयाग में हमारा भागीरथी मिलेगा। ये 5 हमारे पंच प्रयाग हैं। इनको ज़रूर याद रखना क्योंकि इनको मैदा फॉलोइंग में पूछा गया क्वेश्चन है। अगली नदी के बारे में बात करेंगे यमुना नदी। यमुना नदी का अगर उद्गम स्थल देखेंगे तो यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर से सेड़ी से होता है। इसकी बात करेंगे हम दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में तो नदियाँ हमारी है चंबल हुआ, सिंध हुआ, बेतवा हुआ, केन हुआ। ये हमारे दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। वहीं बात करेंगे बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। हिंडन हुआ, रिंद हुआ, शेंगर हुआ, बरुड़ा हुआ। ये सब हमारे बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। गंगा की सबसे पश्चिमी एक लंबी नदी सहायक नदी है। अगर देखा जाए गंगा नदी की सहायक सबसे पश्चिमी बड़ी नदी हमारी यमुना नदी ही है। आगे बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे तो जानापाव पहाड़ी से बिंदसेड़ी से इसका उद्गम स्थल है चंबल नदी का। ये ज़्यादातर खंडों का निर्माण करती है, छोटे छोटे खंडों का निर्माण करती है। चंबल नदी हमारा बीहड़ टाइप के क्षेत्र का निर्माण करती हुई जाती है। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा में ये गंगा। चंबल नदी की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में विलीन हो जाती है चंबल नदी हमारा। तो चंबल नदी का अगर देखा जाए मुहाना कहाँ पर है तो हमारा क्या होगा, यमुना नदी है। आगे बात करेंगे गंडक नदी के बारे में तो इसका उद्गम स्थल की बात करेंगे तो नेपाल के हिमालय से होता है। पटना के निकट ये सोनपुर में गंगा नदी से इसका मिलन हो जाता है। यानी गंडक नदी का मुहाना अगर देखेंगे तो हमारा कौन है, गंगा नदी है। ये जितनी भी नदियाँ बता रहे हैं ज़रूर तैयार कर लेना, प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। वहीं घाघरा नदी के बारे में बात करेंगे, उद्गम स्थल की बात करेंगे माप चौचुंगो हिमनद से होता है। तो याद रखना घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है, माप चुंचुगो हिमनद से होता है। यह बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है घाघरा हमारा। तो याद रखना बिहार के छपरा में घाघरा नदी हमारी गंगा से मिलती है। सहायक नदी की बात करेंगे तिला हुआ, सेती हुआ, शारदा हुआ। ये सब हमारे घाघरा की सहायक नदी है। तो इसको ज़रूर तैयार कर लेना।
देखेंगे कोसी नदी के उद्गम स्थल के बारे में। तो इसका उद्गम स्थल माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होता है। कोसी नदी हमारा ये बिहार का शोक कहलाता है, क्योंकि इसका कोई पाथ नहीं डिसाइड होता। कोसी नदी का हमारा ये अपना मार्ग बदलने के नाम से जानी जाती है। तो याद रखना, कोसी नदी का कोई मार्ग नहीं होता है। कोसी नदी प्रसिद्ध है अपने मार्ग बदलने के लिए। ये पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है। बिहार के भागलपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। याद रखना, कोसी नदी का मुहाना गंगा नदी है। आगे बात करेंगे रामगंगा नदी के बारे में। तो गढ़वाल की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में इसका मिलन हो जाता है। यानी गंगा नदी का मुहाना अगर देखा जाए कन्नौज के निकट गंगा में होता है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से मैदान में प्रवेश करती है। आगे बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल देखेंगे हम, छोटा नागपुर का पठार है। यह भ्रंश घाटी से होकर दामोदर नदी हमारी बहती है। ये बंगाल का शोक कहलाता है। अगर बिहार का शोक कहा जाएगा तो कौन था? कोसी था। हुगली में ये गंगा नदी से मिल जाती है दामोदर नदी हमारा। मुख्य सहायक नदी इसका अगर देखेंगे तो बराकर नदी है। अगली नदी की बात करेंगे शारदा नदी के बारे में। तो शारदा नदी का अगर उद्गम देखा जाए मिलाम हिमनद नेपाल के पास से होता है। भारत नेपाल की सीमा पर यह बहती है, सरयू या शारदा नदी। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा रहता है। तो शारदा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? गौरी गंगा कहते हैं। अन्य नाम इसका अगर कहें तो काली या चैक भी इसका नाम है। तो याद रखना, सरयू नदी का उद्गम कहाँ होता है? मिलाम हिमनद नेपाल के पास से होता है या नेपाल हिमालय से। नेपाल और भारत के बीच ये बॉर्डर बनाती है शारदा नदी। इसका अन्य नाम भी हमारा गौरी गंगा भी कहते हैं नेपाल में, याद रखना। आगे बात करेंगे सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी का उद्गम अगर स्थल देखेंगे तो अमरकंटक की पठार से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक के पठार के उत्तरी किनारे से जलप्रपातों का निर्माण होता है सोन नदी के। गंगा के दाएं तट से यह सहायक नदी मानी जाती है। गंगा की अगर दाएं तट से देखा जाए एक सहायक नदी है सोन। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा में इसका मुहाना बनता है। अगर देखा जाए सोन नदी का मुहाना क्या है? गंगा नदी है। आगे तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा के बाएं तट से ये सहायक नदी है। अगर गंगा के बाएं तट से सहायक नदी अगर देखेंगे तो महानंदा का मुहाना अगर देखें गंगा नदी बनाती है। गंगा नदी में इसका मुहाना है। वहीं बात करेंगे पश्चिम बंगाल में गंगा से ये मिल जाती है। महानंदा का अगर मुहाना देखा जाए तो हमारा क्या है? गंगा नदी है, जो कि मुहाना अपना पश्चिम बंगाल में बनाती है। गंगा नदी के बाएं तट से ये सहायक नदी बनाती है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है महानंदा का। तो ये था हमारा गंगा नदी के अफवाह तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करूंगा। पहले इसका उद्गम स्थल के बारे में बात करूंगा। चेमा एंगुडुंग हिमनद से कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। इसकी अपवाद क्षेत्र के बारे में बात करूंगा। तो अरुणाचल प्रदेश असम में इसका अपवाद क्षेत्र है भारत में देखा जाए। बाएं तट से सहायक नदियों के बारे में बात करूंगा। तो दिबांग है, जिसे सिकांग भी कहते हैं, लोहित हुआ, बूढ़ी गंगा हुआ, धनसिरी हुआ, कापली हुआ, ये सब हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं बाएं तट से। दाएं तट से सहायक नदियाँ के बारे में बात करूँगा। सुबनसिरी हुआ, कामेंग हुआ, मानस हुआ, संकोश हुआ, सब हमारे दाएं तट से सहायक नदियाँ हैं। इनको जरूर याद कर लेना। आगे बात करूँगा इनका अन्य नाम अगर देखा जाए तो तिब्बत में इन्हें सांगपो के नाम से जाना जाता ब्रह्मपुत्र को।
अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग रहता है या सियांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र का, इनको ज़रूर देख लेना। कभी कभी अलग नामों से पूछ लेता है ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा यानी गंगा से मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र का मुहाना अगर देखा जाए गंगा नदी में हो जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अगर देखा जाए विश्व की सबसे बड़ी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन नदी करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर ही करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। अब इनकी सहायक नदियों के बारे में बात करूंगा तो सुबनसिरी नदी के बारे में पहले बात करता हूं। इसका उद्गम स्थल के बारे में बात करूंगा तो तिब्बत के क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल है। अफवाह क्षेत्र के बारे में बात करूंगा। अरुणाचल प्रदेश और असम इसका अफवाह क्षेत्र है। यह पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है सुबनसिरी। तो इनको जरूर तैयार कर लेना।